नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं देवनारायण सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक एक करके सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन जैव निम्नीय है? क्वेश्चन नंबर पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? क्वेश्चन का मतलब है जैव निम्नीय कौन सा है। देखिए जैव निम्नीय किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो जीवाणु, फंगस द्वारा विघटित कर दिया जाता है, एक समय बाद उसको नष्ट कर दिया जाता है इन जीवों द्वारा, तो हम उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीय। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन जो है जैव निम्नीय हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में कागज है और हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। कागज जो है एक प्रकार का जैव निम्नीय मटेरियल होता है, जबकि डीडीटी, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक को जीवाणु या फंजाई द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। तो बायोडिग्रेडेबल एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो देखिए औद्योगिक प्रक्रिया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ईंधन दहन, परिवहन, ठोस अपशिष्टों का निपटान। अगर हम देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत जो होता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोल की और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल के दहन से हमें प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल से प्राप्त होता है, डीजल से प्राप्त होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 जैसे यौगिक। अगर मैं बात करूं औद्योगिक प्रक्रिया की, तो मेनली जो इसका सब्सटेंस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के कण। ईंधन दहन में भी हम देखेंगे, ईंधन दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ कुछ सब्सटेंस जो है रिलीज होता है। ठोस अपशिष्ट के निपटान से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मीथेन निकलता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत अगर हम देखें तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोसोल है, एरोसोल क्या है? तो देखिए एरोसोल को हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, फॉग, स्मोक, ये सब एरोसोल के एग्जाम्पल होते हैं। हम बोल सकते हैं कि वायु में जो ठोस कण निलंबित रहते हैं वही एरोसोल का निर्माण करता है। ठोस कण कुछ भी हो सकता है, धूल के कण हो सकते हैं। तो वायु में निलंबित ठोस कण, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शौचालय तथा पेशाब घर से निकलने वाले मल जल को कहा जाता है? शौचालय तथा पेशाब घर, देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करूं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सैनिटरी अपशिष्ट। सैनिटरी अपशिष्ट जो होता है ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन मेड, ह्यूमन का या मनुष्य का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर है तो ये जो अपशिष्ट है सैनिटरी वेस्ट कहलाता है। जैसे कि टॉयलेट वगैरह का अपशिष्ट हो गया, और भी इसी प्रकार से जुड़े हुए कुछ कुछ अपशिष्ट, सभी जो है सैनिटरी अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। मैला पानी के अंतर्गत आता है हमारे बाथरूम से निकलने वाली पानी, किचन से निकलने वाला पानी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, शौचालय तथा पेशाब घर से निकलने वाला मलजल पूछ रहा है तो आएगा इसका सैनिटरी वेस्ट में। किसी भी प्रकार का ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट तो हम लोग बोलेंगे सैनिटरी वेस्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, एक होता है सिल्वर आयोडाइड, एक होता है पोटेशियम आयोडाइड और एक होता है ड्राई
आइस। ड्राई आइस मतलब सूखा बर्फ, सूखा बर्फ जिसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यहां पर हमारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी में जो है सिल्वर आयोडाइड दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। न चिपकने वाले बर्तन का मतलब है ऐसा बर्तन जिसमें खाना बनाने के समय अत्यधिक मात्रा में घी और तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका सबसे सिंपल कॉमन एग्जांपल होता है टेफ्लॉन। तो हमारा आंसर जो है सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण का उदाहरण है, कोरोजन का उदाहरण क्या है? कोरोजन क्या होता है? कोरोजन या संक्षारण को हम लोग बोलते हैं हम भाषा में जंग लगना। जंग कब लगता है? जब किसी मेटल पर H2O या मॉइस्चर और हवा, एयर, इन दोनों का संयोग मिलता है, तभी कोई जो मेटल है वो जंग लगना स्टार्ट करता है। तो संक्षारण का उदाहरण में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, चांदी का काला लेप। चांदी में काला लेप लग जाता है जंग लगने के दौरान, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। कॉपर का हरा लेप, कॉपर का हरा लेप, तो देखिए हरा जो लेप होता है ये कहां लग जाता है? कॉपर में लग जाता है, ये भी सही है। लोहे पर भूरा लेप, ये भी सही है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा ऊपर के तीनों। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामग्री का प्रयोग विद्युत हीटर कुंडली के निर्माण में किया जाता है? विद्युत हीटर कुंडली के निर्माण में इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाइक्रोम का यूज जो होता है हीटर में किया जाता है, प्रेस में किया जाता है, और भी हीटिंग जितने भी यंत्र बनाए जाते हैं सभी में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें दूध दही में बदल जाता है क्या कहलाता है? द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पास्तुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी बसंतीकरण, ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटेशन, अपगलन। हमारा सही आंसर है फर्मेंटेशन या किण्वन। इसमें शुगर को सरल अम्ल या एसिड में तोड़ा जाता है, यही जो प्रोसेस है किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। हम देखते हैं कि दूध में जो प्रोटीन रहता है केसिन, वो इस प्रोसेस के बाद पैराकेसिनेट में बदल जाता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं दही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली की नोक पर रहता है क्या रहता है? माचिस की तीली की नोक पर ऑप्शन देखिए पोटेशियम क्लोरेट, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हम बात करते हैं अगर माचिस की तीली की बात करें तो यहां पर एक सब्सटेंस रहता है जैसे सल्फर प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है कुछ भी हो सकता है, जनरली जो होता है पोटेशियम क्लोरेट यूज किया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और आता है इसी से संबंधित कि माचिस की तीली का जो बॉक्स होता है, मैच बॉक्स होता है, उसमें कौन सा सब्सटेंस रहता है? तो देखिए माचिस का जो तीली होता है यहां पर यूज होने वाला सब्सटेंस है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो है यहां पर यूज किया जाता है, लेकिन तीली पर पोटेशियम क्लोरेट इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्तंभ बी में स्रोतों का मिलान स्तंभ ए में उत्पादों से करें। उत्पादों से हमें मिलान करना है, कौन सा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल का स्रोत होता है नेटल इंसेक्ट्स या चींटी। चींटी जब काटता है तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, इससे खुजली होता है और थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल की मैं बात करूं तो जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहां पर हम ऑप्शन में देखते हैं, यहां पर कौन सा ऑप्शन में खट्टा फल है, तो देखिए इसमें टेमेरेंट, इमली भी है और लेमन भी है। जनरली जो है लेमन जो है सिट्रिक अम्ल का बेस्ट सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा लेमन या नींबू। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की टार्टरिक अम्ल की, तो ये पाया जाता है टेमेरेंट या इमली में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ए का आंसर हो गया 3, बी का आंसर हो गया 1, सी का आंसर हो गया 2। 3, 1, 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रणाली का नाम बताइए जो प्रागैतिहासिक काल की सामग्रियों की अवधि का निर्धारण करने के लिए रेडियोधर्मिता का प्रयोग करता है। रेडियोधर्मिता यहां पर जनरली यूज किया जाता है कार्बन काल निर्धारण। कार्बन काल निर्धारण प्रागैतिहासिक काल की सामग्रियों की उम्र को बताता है। इसमें कार्बन के दो समस्थानिक C14 और C12 और C14 के बीच जो है अनुपात निकाला जाता है। इनका अर्ध आयु काल की गणना करके कोई भी प्रागैतिहासिक काल की वस्तु का उम्र हम पता आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट को किसकी सहायता से कठोर बनाया जाता है? सीमेंट, ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन निर्जलन, ऑप्शन बी हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी पॉलीमराइजेशन। देखिए सीमेंट में जैसे ही हम पानी ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं, यहां पर पानी का क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है और सीमेंट जो है इंटरलॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसके मॉलिक्यूल्स जो होता है एक दूसरे को बांधना स्टार्ट कर देता है। ये जो होता है इंटरलॉकिंग कहलाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए डिसोसिएशन और इंटरलॉकिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस शीतल पेय पदार्थों के दाब में मौजूद होती है? जितने भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, शीतल पेय पीते हैं, उसमें बोतल में एक प्रेशर के साथ गैस भरा जाता है। उस गैस को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको टेस्ट को क्या करता है? इंक्रीज करता है और इसके लिक्विड में ये डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद रहता है। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही ऐड किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण होते हैं? यहां पर पूछा जा रहा है नाभिक में मौजूद मौलिक कण। अगर मैं बात करूं परमाणु के बारे में, तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है नाभिक में मौजूद मौलिक कण। तो नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर इसी की जगह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी परमाणु में मौजूद मौलिक कण कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों जो है मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।